हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या किया, रिफ्लेक्शन किया और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करे थे। बच्चों, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होता है? बच्चों, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक लाइट स्मूथ सरफेस से पड़ती है तो वो बैक हो जाती है ना। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे कि एयर एक मीडियम है, कांच एक मीडियम है, या कोई लिक्विड लोग लेंगे जिसमें लाइट ट्रेवल करेगी, तो वो मतलब जिससे लाइट ऊपर जा रही है वो एक मीडियम होता है। समझ में आ रही है बात? जैसे कांच के अंदर से लाइट पास हो जाती है वो तो मीडियम है। क्लियर? तो बच्चों, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है थोड़ी सी। यानी कि द बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from one medium to another medium obliquely, है ना, is called refraction of light। अब obliquely का मतलब समझो बच्चों, जैसे एक हम डायग्राम समझते हैं पहले ना। जैसे ग्लास का स्लैब है बच्चों, ग्लास का स्लैब मतलब एक कांच का गुटका होता है। आप लैब में देखोगे, फिजिक्स लैब में लगा रखा होता है। मैं आपको एक मिनट दिखला देता हूँ ग्लास स्लैब होता क्या है। देखिए बच्चों, ऐसा होता है ग्लास स्लैब, मतलब ये कांच का है। इसमें से जब लाइट जाती है तो ये बाहर क्या है, एयर है, अंदर क्या है, ग्लास। ये दूसरा मीडियम है, तो लाइट जब एंटर करती है ना तो बेंड हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जैसे ये ग्लास का स्लैब है तो लाइट रेज यहाँ से आती है ना, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, है ना। उसके बाद में थोड़ा सा बैंड जानी चाहिए ऐसे, लेकिन थोड़ा सा ये बैंड हो जाती है, इसको बोलते हैं हम रिफ्रेक्टेड रे, है ना। इसको हम उसमें समझेंगे, लॉज में समझेंगे। वैसे इसको आई बोलते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो बच्चों, हमने समझा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोला जाता है। अब बच्चों समझिए, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब सोचिए लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर बेंड क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चों ऐसा होता है, लाइट की जो स्पीड होती है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बताऊं, जैसे एक खाली रोड है, आप रनिंग करते हो, बहुत फास्ट रनिंग करोगे, लेकिन भीड़ भाड़ इलाका एकदम, है ना, तो आप क्या करोगे? जब भागोगे तो आप देखते हुए भागोगे, किससे टकरा ना जाओ, तो इधर उधर थोड़ा आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। बच्चों ऐसा ही होता है, ये जो लाइट की स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। यानी कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। मीडिया मतलब मीडियम का प्लूरल है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। मतलब लाइट की स्पीड जो चेंज हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इसी वजह से लाइट का क्या हो रहा है बच्चों, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए बच्चों, लाइट की जो स्पीड होती है वो एयर या वैक्यूम में वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा होती है ये, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और जो पानी के अंदर, वाटर के अंदर स्पीड होती है वो होती है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कम होती है। बच्चों कांच जो होता है ग्लास, उसमें स्पीड होती है लगभग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया रिफ्लेक्शन का मतलब। अब आगे समझते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों जब लाइट एक अब देखिए, पहले आपको दो वर्ड समझा दूं यहाँ पर। एक तो डेंसर मीडियम, एक रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है? डेंसर मीडियम। एक होता है बच्चों रेयर मीडियम। रेयर मीडियम, देखो बच्चों, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड स्लो होती है, क्या कम होती है ना। जैसे कि लाइट कांच के अंदर जा रही है, ग्लास के अंदर, तो उसकी उसमें स्पीड सिंपल सी बात है थोड़ी स्लो हो जाएगी, है ना। और एयर में जा रही है थोड़ी फास्ट जाएगी। तो हम कांच को बोलेंगे डेंसर मीडियम और हम एयर को बोलेंगे रेयर मीडियम। बात समझ में आ रही है? डेंसर का मतलब घना एक तरीके से, और रेयर का मतलब थोड़ा सा गैप एक तरीके से। स्पीड कम होना, स्पीड ज्यादा, मतलब स्पीड इसमें कम होती है, इसमें ज्यादा होती है। क्लियर? देखिए बच्चों, व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, मतलब रेयर से डेंसर में जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी कि क्या होगा बच्चों, अगर लाइट रेज
एक रेयर मीडियम से, रेयर मीडियम से जैसे एयर, एयर से जाती है ग्लास में, है ना। तो बच्चों होता क्या, लाइट ऐसे जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, किसी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है। तो ये हमारा ग्लास स्लैब क्या है बच्चों, ये हमारा डेंसर मीडियम। दूसरा रूल क्या बताता है, व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी कि डेंसर से रेयर में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से हट जाती है। जैसे बच्चों लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, तो ये ग्लास है यानी कि डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये ऐसे जाती है, तो ये और थोड़ा सा ये जो नॉर्मल है ना, ये वाला नॉर्मल, इससे हट जाती है और दूर हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा था, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल से हट रही है। ये आपको पॉइंट याद रखने काम के पॉइंट है ना। नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल से हट जाएगी, जब रेयर से डेंसर में जाएगी, जब डेंसर से रेयर में जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बात। देखिए बच्चों, एक ग्लास स्लैब जो होता है, ग्लास स्लैब जब लाइट उस पर पड़ती है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, है ना। ये जो लाइट बेंड हो रही है नॉर्मल की तरफ, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये जो रे है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टेड। और बच्चों आई जो होता है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ये मैं आपको लॉज में भी समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए लाइट रेज ऐसे जा रही है, अब ये ग्लास है, ग्लास का मतलब डेंसर मीडियम है, अब डेंसर मीडियम से वो रेयर में जा रही है, तो बच्चों डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल से हट जाती है, तो नॉर्मल से थोड़ी सी हट जाएगी। बच्चों ये अगर ग्लास स्लैब ना होता तो एक्चुअल में इस लाइट रेज का जो पाथ होता वो ऐसा होता, सीधा, है ना। तो ये हमारी जो लाइट रेज निकलती है इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। तो बच्चों जो गैप होता है एमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, उसके बीच की जो गैप होती है, यानी गैप है ना ये डी, तो इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये ध्यान रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों हम समझेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि हमारी रियल लाइफ में रिफ्लेक्शन का क्या इफेक्ट होता है। बच्चों आपने कभी देखा होगा, जैसे हम पानी के अंदर नींबू को रखते हैं, उसका साइज बड़ा दिखाई देता है ना। और कभी हम पानी के अंदर एक उसको रखते हैं पेन को, तो पेन थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। ये आपने देखा होगा, जैसे किचन में कभी पानी गर्म होता है तो उसके दूसरी तरफ देखने पर चीजें फ्लक्चुएट करती, हिलती हुई दिखाई देती है ना। और कभी देखा होगा आपने ट्यूबवेल का पानी जब रुका हुआ है तो उसकी जो गहराई होती है, एक्चुअली डेप्थ जो होती है उसकी, वो आपको कम दिखाई देती है। ये बच्चों सब जो फिनोमिना होते हैं ये रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना समझते हैं। ए पूल ऑफ वाटर, मैं आपको डायग्राम बना के भी समझाऊंगा। ए पूल ऑफ वाटर appears टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज, यानी कि जो पानी का जो पूल होता है उसकी जो गहराई होती है आपको कम दिखाई देती है जितनी होती है। तो कभी भी गलती से पूल के अंदर बिना सोचे समझे छलांग मत मार देना, क्योंकि आप सोचो कि पानी का मैं, हो सकता है आपके डूब ही जाओ उसके अंदर, है ना। दूसरा बच्चों जो आपने देखा होगा, जैसे ग्लास स्लैब होता है, जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको ग्लास स्लैब, ये जैसे आप प्रिंटेड लेटर्स होते हैं ना, मतलब जैसे किताब वगैरह के ऊपर इसको रखते हो तो थोड़े से उभरे हुए दिखाई देते हैं, बड़े से दिखाई देते हैं, ये लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से है ना। When thick glass slab is placed over some printed letter, the letter appear raised. Raised का मतलब थोड़ा सा बड़े उभरे हुए दिखाई देते हैं, ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ऐसे बच्चों एक स्टिक पानी में डालते हैं तो थोड़ी सी टेढ़ी सी दिखाई देती है ना, टेढ़ी सी हो रही है यहाँ पे, ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ऐसे बच्चों एक नींबू को पानी में देखो रखने पर उसका जो साइज होता है, एपरेंट साइज थोड़ा बड़ा दिखाई देता है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। उसके बाद एक फिनोमिना
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, बच्चों तारे जो होते हैं हमें वो ट्विंकलिंग करते दिखाई देते हैं, है ना। कि ये भी जो पॉसिबल है फिनोमिना, ये रिफ्रैक्शन की वजह से पॉसिबल। अब मैं आपको एक दो इसमें समझाता हूँ डायग्राम बना के, देखिए बच्चों हम समझेंगे डायग्राम बनाकर कि जो पुल होता है पानी का, उसकी जो डेप्थ होती है आपको कम क्यों दिखाई देती है, वो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सपोज करो बच्चों, अभी जो हमने स्टार्टिंग में एक पूल है, उसमें पानी नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग में पानी नहीं बना, तो बच्चों कोई भी चीज आपको दिखाई कब देती है, जब वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख पर पड़ती है। तो ये जो डेप्थ है आपको कब दिखाई देगी, जब लाइट यहाँ से जाएगी। सपोज करो स्टार्टिंग में पानी नहीं है, तो लाइट आप यहाँ से ऊपर से देख रहे हो, तो लाइट रेज ऐसे जाएंगी, सीधी आपके आंख को पड़ेगी, तो आपको एक्चुअल में डेप्थ दिखाई देगी। अब बच्चों जो अगर हम इसमें पानी भर दें, अभी इसके अंदर पानी भरा हुआ है पूल के अंदर, अब देखो क्या होगा, जैसे हमने मान लो पानी भर दिया इसमें, आज ब्लू है पानी है, ब्लू कर दो पानी को, तो बच्चों अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब क्या होगा, ये डेप्थ आपको कब दिखाई देगी, जब लाइट रेज यहाँ से टकरा के ऊपर जाएगी। आप यहाँ से ऊपर से देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, ठीक, तो लाइट रेज ऐसे जाती है। अब बच्चों ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पर लाइट जो है वो कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, पानी से एयर में जा रही है। तो ये नॉर्मल बना लेते हैं। तो बच्चों क्या बताया हमने, डेंसर मीडियम से कहाँ पे जा रही है बच्चों, ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो क्या होगा, ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी, हट जाएगी, नॉर्मल से हट गई, ऐसे ही नॉर्मल से हट जाती है। इन लाइट रेज को आगे बढ़ाने पर बच्चों ये यहाँ पे मिल जाती है, तो जो स्विमिंग पूल की जो डेप्थ है वो आपको यहाँ तक दिखाई देगी, बस ये दिखाई देगी बच्चों आपको, ये नहीं दिखाई देगी। समझ में आ रही बात, क्योंकि लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद वहां पे मिल रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझा दूं बच्चों, जो तारे होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं, क्यों दिखाई देते हैं। देखिए पहले समझो बच्चों, हमारी जो अर्थ है ना, उसमें गैसेस है, गैसेस की लेयर्स है, कहीं पर गर्म हवा होती है, कहीं पर ठंडी होती है। बच्चों गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, इसलिए गैस फैन ऊपर लगाए जाते हैं, क्यों, गैस मतलब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। तो जो ठंडी हवा होती है वो नीचे बैठती है, मतलब गर्म हवा के जो मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, तो उसको रेयर मीडियम कंसिडर करते हैं। जो ठंडी हवा होती है उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा क्लोज क्लोज आ जाते हैं, तो उसको डेंसर मीडियम कंसिडर किया जाता है। तो गर्म हवा को रेयर मीडियम, ठंडी हवा को डेंसर मीडियम। देखिए सपोज करिए बच्चों एक स्टार है ना, तारा है। तो बच्चों अब लेयर्स बनाता हूं मैं, लेयर्स, ये एयर की लेयर्स है, ठीक है। सपोज करो ये कोल्ड एयर, वार्म एयर, कोल्ड एयर, वार्म एयर, कोल्ड एयर। पहले स्टार से लाइट आती है, तो कोल्ड एयर से वार्म में आ रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है ना, डेंसर से रेयर मीडियम में। तो क्या होता है बच्चों, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब वार्म एयर से कोल्ड में, यानी कि रेयर एयर से डेंसर में, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, नॉर्मल से हट गई। यही प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। अब देखो ध्यान से बच्चों, जब एंगल बड़ा बनता है, यानी कि व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन स्टार अपीयर्स टू ब्राइट, यानी कि चमकता हुआ दिखाई देता है, ब्राइट दिखाई देता है। व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट लेस लाइट, जब एंगल छोटा बन रहा है ना ये वाला, यानी कि एटमॉस्फेयर जो है लाइट को कम बेंड कर रहा है, तो स्टार आपको डिम दिखाई देता है। तो यही प्रोसेस चलता रहता है, कभी ब्राइट दिखाई देगा, कभी डिम दिखाई देगा, कभी ब्राइट कभी डिम, इस तरीके से आपको तारे ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले रिफ्लेक्शन के लॉज, यानी जैसे आपने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे ऐसे ही रिफ्रैक्शन के लॉज होते हैं, और पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हेडिंग लगा लीजिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे बच्चों रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं ना, ऐसी रिफ्रैक्शन के लॉज होते हैं। देखिए इसको हम समझते हैं फर्स्ट लॉ। जैसे बच्चों मान लीजिए एक आपके पास ग्लास स्लैब है, जैसे ग्लास स्लैब मैंने आपको दिखाया था कांच का, है ना।
जैसे ये नॉर्मल है, लाइट इस पर स्ट्राइक करती है तो ये थोड़ी सी बैंड हो जाती है ऐसे। बच्चों इस लाइट रेस को हम क्या बोलते हैं, इसे क्या बोला जाता है, इस वाली लाइट रेस को इंसिडेंट रे। और ये क्या होती है बच्चों, ये होती है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखिए फर्स्ट लॉ क्या बताता है हमें, फर्स्ट लॉ बच्चों, फर्स्ट लॉ बताता है, और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं ना फर्स्ट लॉ। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane। इसको समझो बच्चों, देखो मैं आपको वो समझाता हूँ, जैसे एक गिलास स्लैब दिखाता हूँ पहले। देखिए बच्चों, जैसा आपके पास गिलास स्लैब है, अब पहला लॉ का मतलब क्या, देखिए जैसे ये प्लेन एक है ना, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, अब ये मान लो ऐसे बेंड होती है, तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होने चाहिए, यानी कि लाइट ऐसे आ रही है तो ऐसी बेंड होनी चाहिए इसी प्लेन में, ये ऐसा नहीं कि इधर बेंड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं सेम प्लेन में। ठीक है, और इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया हमारा, ये एक ही प्लेन में होने चाहिए। बच्चों सेकंड लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बच्चों सेकंड लॉ क्या है, देखिए ये बताता है कि इसका साइन मतलब साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस का, और साइन आर एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। तो लिख लेते हैं पहले, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, एक मिनट, साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट। यानी कि बच्चों लो ये बताता है कि साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये बताता है कि जैसे अगर आप उस आई का साइन लोगे, उसकी कुछ वैल्यू निकलेगी, फिर आर का साइन लोगे, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अगर आर आई की वैल्यू चेंज करोगे, देखिए अगर आपने आई की वैल्यू चेंज कर दी तो आर भी चेंज हो जाएगा, यानी कि आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा आर। तो ये बार बार डिवाइड करने पर सेम वैल्यू आएगी, तो ये कांस्टेंट आता है, सेम आता है ना। और बच्चों इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जो अभी हमने लॉ पढ़ा, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को दिखाते हैं एन से, ये होता है मतलब इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, यानी कि एन को क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये बताता है कि कोई मीडियम लाइट को कितना बेंड कर सकता है ना, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शोज द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ ए मीडियम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स shows the light bending ability of that medium। लाइट कितनी बैंड हो सकती है बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी और समझेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये जो लॉ है इसको बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ, यानी कि इस लॉ को किस नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ।
दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ इस लॉ के बारे में। बच्चों स्नेल ने देखा, जैसे एक मीडियम है ये आपके पास, ठीक है। जैसे ये नॉर्मल बनाया हमने, क्या बनाया, नॉर्मल। अगर लाइट यहाँ से स्ट्राइक करती है, मान लो ये कुछ आई है, I1 है, तो ये इधर बेंड हो जाएगी। ये मान लो R1 है, तो उसने देखा कि साइन I1 अपॉन में साइन R1 की कुछ वैल्यू आती है, ठीक है, n। फिर उसने एंगल को चेंज किया। अगर आप एंगल को कितना भी चेंज कर लो ना, आई को, मतलब आपने इसको बढ़ा दिया, कम कर दिया, तो बच्चों ये भी चेंज हो जाएगा। सपोज करो एंगल कितना हो गया, I2 हो गया, और फिर R2 भी चेंज हो जाएगा, मतलब जो हमारा ये नया बन जाएगा R की वैल्यू, ये भी चेंज हो जाएगी, तो ये भी सेम ही आएगा। तो बार बार देखा ही जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई पर डिपेंड ही नहीं करता, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस पर डिपेंड नहीं करते। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए बच्चों, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने समझा। बच्चों अगर मान लो एक लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक मीडियम से जैसे एयर से ग्लास में, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखा जाता है? उसको लिखा जाता है ANG। बच्चों ए का मतलब है एयर से और जी का मतलब है ग्लास से, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे लिखा जाएगा उसमें लाइट जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हो। देखिए बच्चों देखा यह जाता है कि जैसे मान लीजिए एक मैं ग्लास स्लैब बना रहा हूँ यहाँ पर, ये नॉर्मल हो गया, तो लाइट यहाँ से आती है, बेंड हो जाती है, ठीक। मान लो ये एयर है, ये मान लो ग्लास है ना। तो बच्चों देखा ये गया कि जो लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड यानी कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स अगर मान लो बच्चों किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ना, तो उसमें लाइट की स्पीड कम होती है, मतलब लाइट स्लो चलती है। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो उसमें लाइट क्या करती है, फास्ट चलती है। एक रिलेशन होता है इनमें, अब इनवर्सली रिलेशन। अब देखो बच्चों हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो मान लीजिए एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, ठीक, और उसमें लाइट की स्पीड है V1, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन है, तो मान लीजिए कोई कांस्टेंट आ गया ऊपर, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 और उसमें लाइट की स्पीड है V2, तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन जाती है। जब आप इसको डिवाइड करोगे N2 अपॉन में N1, तो बच्चों N2 की वैल्यू ये वाली है, तो K से K कट जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है। तो बच्चों ऐसा हो जाएगा, मैं लिखूंगा K अपॉन में V2 और K अपॉन में V1, तो यहाँ पर आएगा V1, यहाँ पर आएगा V2। बच्चों इसको और कैसे लिखा जाता है, मतलब इसका मतलब है कि लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रही है, तो उसको ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट में, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक, पहले मीडियम से दूसरे में जा रही है, तो V1 अपॉन में V2। इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। बच्चों अगर मान लो मीडियम, पहला मीडियम एयर हो और सेकंड मीडियम क्या हो, ग्लास हो, कांच,
तो बच्चों इसको कैसे लिखा जाएगा फॉर्मूले को, इसको लिखेंगे ANG इज इक्वल टू VA/VG, यानी कि जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर आएगा, मतलब ANG इज इक्वल टू V/VG। VA का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और VG का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हो, आगे चलते हो। देखिए बच्चों, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा ANG इज इक्वल टू VA/VG। क्लियर बच्चों, अगर लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो ऐसे लिखा जाएगा, अगर मान लो ग्लास से एयर में जा रही है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, GNA इज इक्वल टू VG/VA। क्लियर यहाँ तक। अब बच्चों अगर मैं इस वाली टर्म को ऐसे लिख दूं, इस वाली टर्म को ऐसे लिख दूं कि 1/VA/VG, क्योंकि VG तो ऊपर चला जाएगा, सेम टू सेम यही लिखा हुआ है। बच्चों इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, इसकी वैल्यू है ANG। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया GNA बराबर 1/ANG। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे बच्चों आपको सपोज करो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है इस पे कि ग्लास आपको गिवन है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2। आपसे पूछा है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या करना है बच्चों, आपको रेसिप्रोकल करना है सिर्फ उसका, है ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात और समझिए बच्चों, यहाँ पे अगर मान लो जो लाइट है वो एक मीडियम से, एयर को छोड़कर, वैक्यूम को छोड़कर, एक मीडियम से, कोई मीडियम हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अगर बच्चों जो लाइट है वो जाती है एयर से किसी एनोदर मीडियम में, कोई मीडियम है एयर से वैक्यूम, एयर से या वैक्यूम से जा रही है, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये छोटी मतलब न्यूमेरिकल में यूज होता है बच्चों ये वाली टर्म। बच्चों गलती कर देते हैं बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना कैसे, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस टर्म को ध्यान रखना है ना। एब्सोल्यूट का मतलब क्या, रिलेटिव का मतलब क्या। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन समझेंगे। मान लो आपके पास तीन मीडियम है, जैसे सबसे पहला मीडियम ये एयर है ना, उसके बाद सेकंड मीडियम है ग्लास, कांच, उसके बाद तीसरा मीडियम है वाटर, उसके बाद फिर आप एयर। तो लाइट पहले यहां से जाती है एयर से ग्लास में, कहां से जाती है बच्चों, एयर से ग्लास में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कैन बी रिटन एज VA/VG। इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। क्या मानेंगे इसको, फर्स्ट इक्वेशन। अगर फिर उसके बाद ग्लास से जाती है वाटर में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो ग्लास से कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स VG/VW, ये इक्वेशन सेकंड बन जाती है। अब बच्चों जा रही है वो वाटर से एयर में लाइट वापस, तो वाटर से एयर में, तो इसको लिखेंगे VW/VA। ये इक्वेशन बन गई तीसरी। बच्चों तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई, इसकी ANG मल्टीप्लाई GNW मल्टीप्लाई WN बराबर VA/VG इंटू VG/VW बच्चों VA का मतलब होता है लाइट की स्पीड एयर में, VG का मतलब ग्लास में लाइट की स्पीड, VW का मतलब वाटर में लाइट की स्पीड। देखो इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, कितना आ गया, 1 आ गया। तो ANG इंटू
जी एन डब्ल्यू एन ए इज इक्वल टू, एक इंपोर्टेंट रिलेशन आ गया हमारे पास, नोट कर लो आप इसको। देखो बच्चों, अभी तक हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो फॉर्मूले पढ़े है ना, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इन क्वेश्चन को करने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कैसे इनका यूज करना। पहला क्वेश्चन देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास में लाइट की स्पीड बतानी है। अगर आपको लाइट की स्पीड किस में गिवन है, एयर में। देखो बच्चों, जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का वाटर कहते हैं ना, तो समझ जाना वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है किसके रेस्पेक्ट में होता है, वो एयर के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का गिवन है, किसका, ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के। कितना है बच्चों, 1.5। और एयर में जो लाइट की स्पीड है, यानी कि वी ए बराबर कितना गिवन है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जरूरी नहीं आप पॉइंट लगा के लिखो, कोई जरूरत नहीं है। देखिए फॉर्मूला क्या बताता है, ए एन जी बराबर वी वी ए अपॉन में वी जी। तो हमें क्या निकालना, वी जी निकालना। ए एन जी की वैल्यू कितनी है, 1.5 इज इक्वल टू वी ए की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, नीचे कितना है, वी जी। इसको इधर ले जाओ, इसको डिवाइड कर दो। तो बच्चों वी जी बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में 1.5। दो बार काट देंगे, 1.5 का डबल 3 होता है, तो वी जी कितना आ गया, गिलास में स्पीड ऑफ लाइट कितना आ गया, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। देखिए अब चलते हैं आगे, आगे करते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब वाटर में स्पीड दी है लाइट की। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में या एयर में सेम ही होती है, ये वैक्यूम में गिवन है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना। देखो सबसे पहले वैल्यू लिखो बच्चों, लाइट की स्पीड वाटर में गिवन है आपको कितनी है, 2.25 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 8 है। उसके बाद लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में, एयर में सेम ही होती है, कितनी गिवन है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे क्या पूछा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो अगर नहीं दिया तो रेस्पेक्ट में लेना एयर की। तो फॉर्मूला, तो वी ए अपॉन में वी डब्ल्यू, तो इनकी वैल्यूज पुट करनी है, बस आंसर आ जाएगा। ए एन डब्ल्यू इज इक्वल टू, वी ए की वैल्यू कितनी है, ये वाली 2.25 10 टू द पावर 8, नीचे कितना है, नीचे 3 इंटू 10 की पावर 8। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 1 2 2 0 लिखेंगे। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा 3 7 जा 3 5 जा 15। अब 25 से काट दो, 25 से 3 बार कटेगा, 25 से 4 बार कटेगा, तो कितना आ गया, 3/4 आ गया। ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 3/4 आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया था, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट जो अभी कराया मैंने। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस पीरियड होता है इंडेक्स का फॉर मीडिया, मीडिया भी मीडियम का पीरियड होता है। बी ए बी सी डी आर गिवन ब्लू। बच्चों आपको 4 मीडियम गिवन है, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ठीक है। आपसे क्या पूछा, विच ऑफ दीज 4 मीडिया इज द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब लाइट की स्पीड कौन से मीडियम में सबसे ज्यादा होगी और जिसमें कम होगी। बच्चों मैंने अभी बताया था, लाइट की स्पीड जो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अपोजिट होती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो वहां पर लाइट की स्पीड कम होती है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैक्सिमम किस में होगी, मैक्सिमम मैक्सिमम
कौन से मीडियम में होगी, मतलब सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, ये ना। तो पहले मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, सबसे मैक्सिमम तेज होगी। अब बच्चों सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, इसका, तो लाइट डी मीडियम में सबसे कम होगी, तो मिनिमम किस में होगी, मिनिमम होगी डी में। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पेपर में आया है, एग्जाम का ही क्वेश्चन नहीं। तो चलते हैं बच्चों आगे को, देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। सबसे पहले लिख लिया करो, है ना, किसका गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब ग्लास के रेस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 2/3। क्लियर यहां तक। उसके बाद में एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का, है ना, वाटर का इसके रेस्पेक्ट में एयर, रेस्पेक्ट वाला इधर आता है, इजिकल टू कितना गिवन है 4/3। बच्चों क्या पूछा है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड 2 × 10⁸, मतलब गिलास में, कांच में जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन, एक तो आपसे क्या पूछ रहा है, एयर में लाइट की स्पीड बताओ और वाटर में लाइट की स्पीड बताओ। समझ में आ रही बात। एक तो हमें क्या बताना है बच्चों, एयर में लाइट की स्पीड बतानी है और वाटर में लाइट की स्पीड बतानी है। कैसे होगा ये बताओ। देखो आप पहले तो इसको यूज कर लो, यानी कि GNA बराबर VA/VG, है ना, ये वाला पहले इसमें स्पीड लाइट आएगी, ये नीचे आएगा। GNA कितना है बच्चों, 2/3। उसके बाद में VG कितना है, 2 × 10⁸। बच्चों V आपको फाइंड करना, तो VA इधर देखिए 2 से 2 कट गया, है ना, ये इधर चला जाएगा, VA = 3 ऊपर क्रॉस में चला जाएगा, और इतनी तो होती है लाइट की स्पीड एयर में। समझ में आ गया अब तक, है ना। अब निकालेंगे बच्चों वाटर के अंदर, है ना, वाटर के लिए ये यूज कर लेंगे। मैं इसको आगे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ना इसको, आप एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे चलते, ये इसको साफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये तो अब आपको फाइंड करना है VW, है ना, मैं इधर से मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमें इसी का यूज करना है ना इसका। देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है VW निकालना है। देखिए VW कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला में पता है, फॉर्मूला गिवन है। तो बच्चों इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है VA/VW बराबर 4/3। क्लियर बच्चों, VA कितना निकाला अभी हमने, 3 × 10⁸, और VW फाइंड करना है 4/3। तो इसको इधर ले जाओ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो VW बराबर 9 × 10⁸/4। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। देखो जब डिवाइड करोगे ना, मुझे ध्यान है इतना, इसकी वैल्यू इतनी आती है, VW बराबर कितनी होती है, 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप सॉल्व कर लेना इसको। और ग्लास में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लो। बच्चों अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू लेंसेज, मतलब लेंस जो होते हैं वो लाइट को कैसे रिफ्रैक्ट करते हैं। बच्चों आपने देखा होगा लेंस का तो हमारे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, चश्मे वगैरह में लेंस होते हैं, कैमरा जो होता है उसके अंदर लेंस होते हैं ना, फोन होता है उसके अंदर भी लेंस होता है। बच्चों लेंस जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसमें लाइट आर पार जा सकती है। मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है वापस आ जाती है, उसके दूसरी साइड में लेयर होती है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, ये होता है लेंस,
दो टाइप के पढ़ने में सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक होता है कॉन्वेक्स, यानी कि बीच में से मोटा होता है, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसे देख लो, बीच से मोटा साइड से पतला। ये होता है बच्चों कॉनकेव लेंस, बीच से पतला होता है, साइड से क्या होता है, किनारों से मोटा होता है। ठीक है, ये लेंस होते हैं। तो दो टाइप के लेंस होते हैं, फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड होता है कॉनकेव लेंस। तो पहले इसको हम समझते हैं ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में। बच्चों पहले पढ़ेंगे कॉनकेव के बारे, कॉन्वेक्स के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, अभी डिफाइन करूंगा मैं इसको, देखिए। साइड से जो होता है ये पतला होता है और बीच में से क्या होता है, मोटा होता है। जैसे पेट निकला होता है ना किसी का, है ना, तो ये बीच का पॉइंट, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या बोलते हैं बच्चों इसको, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो साइड से कैसा, देखो साइड से क्या पतला और बीच में से मोटा। अब बच्चों लाइट इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, तो इसके दो फोकस होते हैं। एक फोकस यहाँ पर होगा F1, एक फोकस होगा F2। अब ये यहाँ पर होता है फोकस की डबल, जैसे ये लेंथ होती है इसके डबल, इसके बराबर ही, जैसे आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ी थी, है ना, यहाँ पर डबल ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये है 2F2, ये वाला पॉइंट, क्लियर। ये आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो बच्चों ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ए कॉन्वेक्स लेंस इज थिक, थिक का मतलब होता है मोटा, थिक एट द मिडिल, मिडिल में से कैसा होता है, मोटा, बट थिनर, पतला, एट द एजेस, किनारों से कैसा होता है, पतला होता है। बच्चों इस लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। दिस लेंस इज आल्सो known as कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब तो आप जानते हो, एक लाइट को एक जगह इकट्ठा करना। देखिए समझाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ध्यान से। बच्चों जब लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो बच्चों ये जो क्या करता है लेंस, ये लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देता है, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो ये एक जगह मिल जाती है, तो इसलिए बोलते हैं इसको कन्वर्जिंग लेंस। तो बच्चों आगे चलते हैं, दूसरा लेंस समझते हैं। देखिए दूसरा पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस पर समझ लेते हैं मैं इसको क्या होता है बच्चों। बच्चों इस साइड से जो होता है ना, साइड से ये पतला होता है, थिन होता है, ऐसा होता है, ऐसे यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा सी, है ना, या लिख रहा हूँ मैं वाइट से, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऐसे इसका F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2, सेम टू सेम। साइड से कैसा है, देखो साइड से मोटा है, बीच में से पतला है, यानी कि ए कॉनकेव लेंस इज थिन, थिन मतलब पतला, एट द मिडिल, बीच में से पतला होता है, बट थिकर एट द एजेस,
बीच में से क्या होता है, पतला, साइड से मोटा होता है। बच्चों इस लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। दिस लेंस इज आल्सो known as diverging lens। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग का मतलब क्या बच्चों, लाइट को ही फैला देता है। जैसे मान लो लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है, तो लाइट इज एपियर कमिंग फ्रॉम फोकस, तो ऐसा लगेगा मतलब ये ऐसे जा रही है लाइट, ये ऐसे फैला देता है, मतलब ऐसे लगता है कि वो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो इसमें ऐसे लाइट गई तो इसको ऐसे डाइवर्स कर देता है, ठीक है, इसको डाइवर्सिंग लेंस बोलते हैं। अब बच्चों हम समझते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उससे कुछ रूल्स पढ़ते हैं इमेज बनने के लिए। देखिए बच्चों हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images by convex lens। इसका मतलब है बच्चों कुछ रूल्स होते हैं जिसमें जिसका यूज करते हैं हम इमेज बनाने में, है ना। देखिए सबसे पहला रूल, अभी हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, ठीक है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका पहला फोकस F1, इसका दूसरा फोकस F2। बच्चों पहला रूल ये कहता है कि व्हेन द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जब लाइट रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ कहाँ से पास करती है, फोकस से, तो वो कहाँ से पास करती है, फोकस से। सेकेंड रूल देखिए, सेकेंड रूल क्या है, बच्चों सेकेंड रूल है, अगर मान लो लाइट रे है कोई, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो विदाउट रिफ्रैक्शन सीधी चली जाती है उसी पाथ पर, यानी कि ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। जब लाइट रे शीशों पे जाती है ना, तो वो जो रिफ्रैक्शन नहीं होता लाइट का, एकदम बेंडिंग नहीं होती लाइट की, सीधी चली जाती है। समझ में आ गई बात। इसके बाद में आते हैं हम थर्ड लॉ पर। देखिए थर्ड रूल क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर C F1 एंड F2, ठीक है। पर जो जब लाइट रे जाएगी कहाँ से, F से फोकस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है बच्चों, पैरेलल हो जाती है। ये तीन लॉज हैं जो यूज करते हैं। अब मैं आपको समझा दूं बच्चों इमेजेस के बारे में, मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कितने टाइप की इमेजेस बनाता है। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हुए, तो हेडिंग लगाइए बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, डिफरेंट टाइप्स of images formed by convex lens, यानी कि कितने टाइप की इमेज बनाता है कॉन्वेक्स लेंस बच्चों, 6 टाइप की इमेज बनाता है। देखिए ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहले बच्चों देखिए, हम जैसे हमने 6 केस पढ़े थे उसमें कॉनकेव मिरर में पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, हमने धीरे धीरे पास लेकर आते हैं। ऐसे यहाँ पे 6 केसेस है, जो यहाँ पे 6 केसेस है यहाँ पे। जैसा आपको याद होगा बच्चों, हमने कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था, उसके बाद धीरे धीरे पास लेकर आए थे। ऐसे बच्चों यहाँ पर भी 6 केसेस हैं जिसमें डिफरेंट टाइप की इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस में। सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पर होती है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी पे रखते हैं पहला ऑब्जेक्ट को।
देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इसके कुछ केसेस लिखेंगे। ये लेंस बनाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस F1 और F2। इसका क्या होगा, ये 2F1, ये क्या होगा 2F2। ठीक है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है ना, तो हम लाइट रेज को कैसे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं वो पैरेलल आ रही है ना। तो लाइट रेज पैरेलल आएंगी इन्फिनिटी से, तो आपको रूल पता है जब पैरेलल आती है तो कहाँ पे जाके मिलती है, फोकस पर। तो बच्चों ये एक्चुअल में मीट कर रही है ना। तो बच्चों यहाँ पे पहले ध्यान से समझो, अब यहाँ पर जो पहला केस होगा, इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है, इमेज कहाँ पे बन रही है, एट F2, फोकस पे इमेज बन रही है। सेकंड पॉइंट बच्चों, कैसा नेचर है उसका, एक्चुअल में मीट कर रही है, तो रियल और इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड बन रही है। तीसरा केस, और कैसी है बच्चों, बहुत छोटी, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड का मतलब है बहुत छोटी इमेज बन रही है। बात समझ में आ गई सबको। देखिए अब आते हैं सेकंड केस पे। बच्चों अब धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पास लेकर आएंगे। अब रखेंगे हम थोड़ा सा 2F1 से पीछे रखेंगे। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका, लेंस का। F1 F2, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2F1, यहाँ पर होगा 2F2। तो बच्चों देखिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, थोड़ा सा पीछे रख रहे हैं, है ना, थोड़ा सा पीछे रखेंगे। ऑब्जेक्ट ये वाली है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हम दिखाते हैं H1 से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लाइट रेज बच्चों पैरेलल जाएगी। देखो ऐसा होता है, हमको थोड़ा समझो, जब इन्फिनिटी पे रखिए ना तो इमेज यहाँ पे बन रही है, तो धीरे धीरे लेके आएंगे तो इमेज आगे चली जाएगी। अब जो इमेज बनेगी वो F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। तो बच्चों पैरेलल जा रही है, तो कहाँ से होकर जाएगी, F से होकर जाएगी। ठीक है, सेकंड, अब बच्चों एक लाइट रेज लेंगे हम C से, C के डायरेक्शन। तो बच्चों ये कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पर मीट कर रही है, इस पॉइंट पर H2, मतलब इसके बीच में मीट कर रही है। ये हमारा F2 है, ये 2F2। तो ये हमारी जो हाइट है वो H2 है, हाइट ऑफ इमेज। अब इसका नेचर लिख लेंगे हम बच्चों, नेचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे फर्स्ट। बच्चों इमेज कहाँ पे बन रही है, बिटवीन 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 F2 एंड 2F2, मतलब फोकस उसके डबल जो है ना उसके बीच में, बी पॉइंट। बच्चों कैसा नेचर है, रियल इन्वर्टेड है, क्योंकि एक्चुअल में मिल रही है ना, इन्वर्टेड। और तीसरा केस बच्चों कैसी इमेज है, इमेज अभी छोटी बन रही है, कैसी बन रही है, छोटी इमेज, स्मॉल साइज, ठीक है, छोटी इमेज बनती है। अब आगे चलते बच्चों नेक्स्ट पेज पर हम, देखिए बच्चों तीसरा केस, जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे अब हम 2F1 पर। ऑब्जेक्ट कहां पर रखी है बच्चों, ऑब्जेक्ट रखी है एट 2F1। पहले हमने रखी इन्फिनिटी पे, फिर रखी हमने 2F1 के पीछे रखी है ना। तो पहले सबसे पहले डायग्राम बना लो इसका। C F1 F2 2F1 और यहाँ पर आएगा 2F2। बच्चों ऑब्जेक्ट रखनी है हमें यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखनी है, ये ऑब्जेक्ट होगी H1। तो एक लाइट इज पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से होकर जाएगी बच्चों, ये जाएगी फोकस से, है ना।
अब एक लाइट रेज देंगे हम सी से, सी की डायरेक्शन में, तो ये विदाउट बेंडिंग सीधी चली आएगी। अब ध्यान से देखो आप बच्चों, ये जो लाइट रे हैं दोनों कहाँ पे मीट कर रही है? ये इसके नीचे मीट कर रही है ना, एक्चुअल में इसके नीचे मिलती है H2 H1, दोनों का साइज सेम है। मतलब देखा ही जाता है कि इसका जो साइज होता है इमेज का वो सेम होता है। पहला पहला पॉइंट क्या है बच्चों, इमेज कहाँ पे बन रही है? एट 2F2 पे इमेज बन रही है। दूसरा पॉइंट कैसी बन रही है? रियल इनवर्टेड बन रही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट रियल इनवर्टेड, उसके बाद बच्चों सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज की बन रही है। क्लियर? अब देखिए, अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पर। बच्चों अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे इनके बीच में, 2F1 और F1 के बीच में, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बच्चों? ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1। तो डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले इसका। अब बच्चों बड़ी बननी स्टार्ट हो जाएगी इमेज, जैसे ही 2F1 क्रॉस होता है ना, तो साइज हो जाता है बड़ा इमेज का। तो ये हो गया हमारा F1 और ये हो गया 2F1, F2 यहाँ हो गया 2F2। अब जो है ना इमेज बड़ी बननी स्टार्ट हो जाएगी, तो बनाते हैं डायग्राम इसका। देखिए ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर इसके बीच में एक लाइट रेज को पैरेलल लेंगे, तो कहाँ से जाएगी बच्चों? F से होकर जाएगी। ठीक, एक C से, C की डायरेक्शन में लेंगे, तो कहाँ पर मीट कर रही है बच्चों? यहाँ पर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा, ये हो गया हमारा H2, हाइट बड़ी है इमेज की। तो पहला पॉइंट, इमेज कहाँ पे बन रही है? बियॉन्ड 2F2 के पीछे बन रही है। उसके बाद में एक्चुअल में मीट कर रही है, रियल इन्वर्टेड है ना, रियल मिल रही है ना एक्चुअल में, तो रियल इन्वर्टेड होगी सी। बच्चों बड़ी बन रही है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए पॉइंट को। अब आगे चलते हैं। देखिए अब आते हैं बच्चों, हमने 4 केस पढ़े, 5वां केस। ऑब्जेक्ट को रखेंगे अब हम फोकस पर F1 पर रखेंगे। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी हमारी कहाँ पर होगी? एट F1 पर, या F2 पर रख सकते हैं, मतलब एक फोकस पर रखेंगे किसी पर। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसका। ऑप्टिकल सेंटर F1, ये हो गया इसका 2F1, F2, 2F2। बच्चों आप सोचो कहाँ बनेगी इमेज? अब बनेगी और दूर, इन्फिनिटी पर बनेगी। जब वो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं इमेज फोकस पे बनती है, और ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनती है बच्चों? इन्फिनिटी पर बनती है। तो लाइट रेज लेंगे, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट पे रखेंगे हम, ये हमारा H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लाइट रेज पैरेलल जाएंगे, तो कहाँ से होके जाएंगे बच्चों? फोकस से। एक सी से निकाल देंगे, ये बच्चों कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो सबसे पहला पॉइंट फर्स्ट, बच्चों कहाँ पर बनेगी इमेज? एट इन्फिनिटी। कहाँ पर बनेगी? इन्फिनिटी पर। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट, रियल इन्वर्टेड बनेगी, या रियल में मिलेंगी कहीं ना कहीं जाकर इन्वर्टेड। उसके बाद में सी पॉइंट कैसी बनेगी बच्चों? हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि मैग्नीफाइड बनेगी, काफी बड़ी इमेज बनेगी। आपने देखा होगा अभी लेंस वगैरह में इतना बहुत बड़ा सा चेहरा दिखाई देता है, ये वही वाला केस है। अब आते हैं बच्चों लास्ट केस, मोस्ट इंपोर्टेंट केस है वाला 6 पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट को जब हम रखते हैं ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है? बिटवीन F1 एंड C, या F2 और C के बीच में इधर भी रख सकते हैं, क्योंकि तो लाइट दोनों साइड से आ सकती है ना। तो बच्चों पहले डायग्राम बनाते हैं इसका।
देखिए ऑप्टिकल सेंटर F1 F2 टू F1 और टू F2। ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी है हमें इसके बीच में? ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखिए हमने, ये ऑब्जेक्ट लाइट इज पैरेलल जाएंगी, है ना? लाइट इज क्या जा रही है? पैरेलल जा रही है। तो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। ठीक, एक लाइट इज निकालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। बच्चों देखो ये लाइट डाइवर्स कर जाती है, मतलब ऐसे जाती है, तो इधर पॉसिबल नहीं है इनका मिलना, तो इधर कहाँ पे मिल सकती है? तो इधर बच्चों ये कन्वर्ट हो सकती है, मतलब अगर हम इसको बढ़ा दें ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे बढ़ा दें, तो बच्चों यहाँ पर अपेयर्स टू बी मीट, तो ये हो जाएगी इसकी हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो फर्स्ट केस इमेज कहाँ पे बन रही है? इमेज बनती है ऑब्जेक्ट के फ्रंट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बनती है। सेकंड केस बच्चों कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है ना, क्योंकि एपेयर्स टू बी मीट वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और वर्चुअल जब एक्चुअल में मीट नहीं करती है, एपेयर्स टू बी मीट। तीसरा पॉइंट कैसी बनेगी? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, बड़ी बनेगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया, आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों अभी हमने समझा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कितने टाइप की इमेजेस बनाता है, और हम समझेंगे, देखिए रूल समझेंगे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस। देखिए कॉनकेव लेंस मैंने बताया था स्टार्टिंग में कैसा होता है बच्चों। सबसे पहला रूल कॉनकेव लेंस का, जिससे इमेजेस बनाएंगे हम, फर्स्ट लॉ क्या होता है देखिए, तो यूज करना हमें इमेज फॉर्मेशन में। देखिए क्या होगा इसका प्रिंसिपल? एक्सिस। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, दो फोकस हो गए F1 और F2। बच्चों फर्स्ट रूल है व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर कमिंग फ्रॉम द फोकस, मतलब ऐसे जाने के बाद में ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, यानी कि पैरेलल जाएगी, इट अपीयर कमिंग फ्रॉम द फोकस, तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। देखिए सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल तो बच्चों ये क्या हमारा ऑप्टिकल सेंटर, फोकस F1 और F2, 2F1 और 2F2 बन जाओ। देखिए बच्चों व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट गोज स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग, यानी कि जब प्रिंसिपल जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो बेंडिंग नहीं होती लाइट की, सीधी चली जाती है। ठीक है, थर्ड लो क्या बोलता है? पहले डायग्राम बना लेते हैं। F1 F2, देखिए सेकंड थर्ड क्या लो है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज गोइंग टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ फोकस, यानी कि ये फोकस की डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे है ना, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जब कोई लाइट रेज फोकस की डायरेक्शन में जाती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए अब बच्चों अब पढ़ेंगे हम लॉज पढ़ेंगे, जो कॉनकेव लेंस होता है वो कितने टाइप के इमेजेस बनाता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस formed by concave lens। ठीक है, ये हमारी हेडिंग होगी। देखिए दो टाइप की इमेज में आपको दो कंडीशन समझनी सिर्फ इसमें। फर्स्ट बच्चों जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी जाती है? इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी।
पहले मैं इसका डायग्राम बना दूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1 F2, ठीक है। ये इसका 2F1 हो जाएगा और इस साइड में बना देंगे 2F2। बच्चों जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाता है, इन्फिनिटी पे रखा जाता है, इन्फिनिटी पे। बच्चों इन्फिनिटी से जो लाइट रेज होती है हम पैरेलल आती ही मान लेते हैं, लाइट रेज पैरेलल आ रही है ना, ऐसे पैरेलल। तो उसके बाद बच्चों ये डाइवर्ट हो जाएंगी, यानी कि ऐसे लगेगा लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द फोकस, ऐसे। मतलब ऐसे जाने के बाद में ऐसे हो जाएंगी, ये तो मिल नहीं सकती, तो हम पीछे मिला सकते हैं इसको, यानी कि इट हैपेंस टू मीट, मिलती हुई लग सकती है। तो बच्चों ये जो बन रही है ना, ये पॉइंट साइज इमेज है ये, मतलब इमेज का साइज है छोटा सा। अब इसमें देखो कुछ पॉइंट समझो बच्चों, जो इमेज है कहाँ पर बन रही है, एट F, यानी कि फोकस पर इमेज बन रही है। सेकंड पॉइंट बच्चों, नेचर कैसा है, appears to be मीट, तो बच्चों रियल में नहीं मिल रही है ना, appears to be मीट, तो ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी इमेज। उसके बाद में सी पॉइंट, साइज कैसा है, बहुत छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी, ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस पे। बच्चों अब देखिए जो सेकंड केस है इसको ध्यान से समझिए। बच्चों इसमें दो ही केस है, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखने पर जो इमेज बनती है ना, वो इसके बीच में ही बनती है। मतलब ऑब्जेक्ट is between optical center and infinity anywhere, कहीं पर भी रखी हो इन दोनों के बीच में। तो बच्चों इमेज कहाँ पे बनेगी, देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकस, इसका 2F1 F2 और 2F2। देखिए ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखनी है, कहीं पर भी रख लो बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी के बीच में। सपोज करो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, तो लाइट इज पैरेलल जाएंगी, तो रूल क्या बोलता है, इट अपीयर कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो कहाँ से आती हुई लगेंगी, वो ऐसे चलेगी। एक लाइट रेज लेंगे हम सी की डायरेक्शन, जो कि सीधे चले आएगी विदाउट रिफ्लेक्शन। बच्चों ये दोनों डाइवर्स हो रही है, ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, बट यहाँ पर ये मीट कर रही है, एपेस टू बी मीट, यहाँ पर मिल सकती है पीछे बढ़ाने में। तो ये तो हमारा H1 है, ये हमारा H2। अब बच्चों नेचर वगैरह समझो इसका। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे रखी है, इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है बच्चों बिटवीन फोकस, है ना, फोकस एंड सी, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और सेकंड वर्चुअल है ना, अपीयर्स टू बी मीट, वर्चुअल इरेक्ट। उसके बाद में सी पॉइंट, तो जो साइज कैसा है, स्मॉल साइज की इमेज है, स्मॉल साइज, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। देखिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ लेंस। बच्चों पावर से मतलब है कोई भी लेंस लाइट को जितना ज्यादा बेंड करता है तो हम बोलेंगे उसकी पावर उतनी ज्यादा होती है। कॉन्वेक्स केस में लाइट को वो क्या करेगा, कन्वर्स करेगा, एक जगह इकट्ठा करेगा, है ना। और कॉनकेव के केस में कॉनकेव क्या करता है, डाइवर्स करता है, फैलाता है लाइट को। यानी कि कोई भी लेंस जितनी ज्यादा लाइट को बेंड करता है, मोड़ता है, हम बोलते हैं उसकी उतनी पावर ज्यादा होती है, ठीक है। देखिए इसको एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, पावर
को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, पावर इज द रेसिप्रोकल, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यानी कि पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ ए लेंस is defined as the reciprocal of its focal length in meter, यानी कि पावर को पी से दिखाते हैं, पावर बराबर 1 अपॉन फोकल लेंथ। एफ क्या होना चाहिए बच्चों, मीटर में। और एक इम्पोर्टेंट बात बच्चों, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है डायोप्टर, डायोप्टर का मतलब पर मीटर, एसआई यूनिट क्या है, डायोप्टर, DIOPTR, इसको डी से दिखाते हैं, है ना, डायोप्टर को डी से। अब एक इम्पोर्टेंट बात बच्चों कॉनकेव जो लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ माइनस होगी तो इसकी पावर भी क्या होगी, माइनस की होगी। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, प्लस की, तो ये प्लस की, तो ये भी प्लस का, तो इसकी पावर क्या होगी, प्लस की। क्लियर यहाँ तक? अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दूँ, उस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए बच्चों। सपोज करो आपको फोकल लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू फाइंड पावर ऑफ लेंस। देखिए सबसे पहले बच्चों आप चेंज करोगे इसको मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर दिया, मीटर में चेंज करने के लिए 5 बार, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, एफ की वैल्यू आ गई 1/5 मीटर। तो पावर क्या होती है, 1/f। बच्चों जब इसका आप रेसिप्रोकल करोगे 1/5 तो कितना आएगा, 5। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 5 डायोप्टर। अब बच्चों कॉम्बिनेशन की पावर कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मान लो एक आपके पास लेंस है कॉन्वेक्स और एक है लेंस आपके पास कॉनकेव, इसकी पावर मान लो 3 डायोप्टर, इसकी 2 डायोप्टर है ना। तो आपको टोटल पावर कैसे निकालोगे, इनका सम कर दोगे, यानी कि P1 प्लस P2। P1 कितना है, प्लस का 3 डायोप्टर, और ये कितना, माइनस का 2 डायोप्टर, तो कितना बचेगा, 1 डायोप्टर। क्लियर? देखिए बच्चों अभी हमने समझा पावर ऑफ लेंस। बच्चों अब हम करेंगे लेंस से रिलेटेड जो साइन कन्वेंशन होते हैं और लेंस का फॉर्मूला, क्योंकि बच्चों न्यूमेरिकल करने से पहले आपको एक तो साइन कन्वेंशन क्लियर रहना चाहिए लेंस में। देखिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला अलग होता है, लेंस फॉर्मूला अलग होता है। देखिए लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा बच्चों यहाँ पर माइनस आता है, कोई इसका प्रूफ है नहीं आपके सिलेबस में, तो आपको फॉर्मूला याद करना है। एफ क्या, फोकल लेंथ लेंस की, वी क्या होती है, इमेज की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, यू क्या है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, और एम बराबर होता है यहाँ पर प्लस का होता है V/u। अब मैं थोड़ा सा समझा दूँ इसके बारे में ना, साइन कन्वेंशन। देखिए जैसे एक लेंस लेते हैं, पहले कॉन्वेक्स लेंस से समझते हैं, क्योंकि एक बात समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल्स करने में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, अगर आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया सही से। पहला फोकस F1 F2, दूसरा फोकस ये 2F1 और ये 2F2। जैसे केस लेते हैं कोई सा भी हम, जैसे ऑब्जेक्ट रखते हैं हम यहाँ पर, इसके बीच में है ना, यहाँ रखते हैं, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी, कि पैरेलल जाएगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। उसके बाद में एक रेज निकालेंगे सी से, तो यहाँ पे मीट कर रही है। देखो बच्चों साइन कन्वेंशन, अब इसमें क्या होता है, लाइट इधर से भी जा सकती है इधर से भी जा सकती है, तो एक ही डायरेक्शन मान लेते हैं इसमें। मान लो लाइट इधर से जा रही है, ठीक है, तो आपको जब आप डिस्टेंस इधर मेजर करोगे तो आप रे की डायरेक्शन इधर है तो आप नेगेटिव लोगे, इधर की साइड में मेजर करोगे तो पॉजिटिव लोगे। समझ में आ रही बात? रे की डायरेक्शन में
आप जो मेजर करोगे डिस्टेंस वो आएगी पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे। अगर लाइट रेज ऐसे जा रही है इधर मेजर करोगे तो नेगेटिव, इधर करोगे तो पॉजिटिव। अब देखो बच्चों, कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स जो लेंस होता है मैं सबको समझा रहा हूँ, एक होता है कॉनकेव। बच्चों यू की जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव आएगी, हमेशा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप इधर ही साइड में रखोगे, लाइट रेज ऐसे जा रही है तो आप इधर से मेजर करेंगे, तो यू यहाँ पे भी नेगेटिव। दोनों लेंस में क्या लेना है, दोनों लेंसेज में मिरर हो कुछ भी, यू की वैल्यू तो हमेशा क्या आती है, माइनस ही आती है। क्लियर। अब बात करते हैं वी की वैल्यू। देखो बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस में 5 केसेस में जो इमेज बनती है वो इस साइड में बनती है, तो इधर से मेजर करोगे तो v की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इमेज रियल होती है और इन्वर्टेड होती है ना, समझ में आ रही है बात, इन्वर्टेड। और v की वैल्यू पॉजिटिव भी आती है, क्योंकि एक लास्ट के केस में जब यहाँ पे बीच में रखते हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो इधर साइड में इमेज बनती है। तो अगर v की वैल्यू, क्योंकि इधर से मेजर करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव अगर आता है तो वर्चुअल इमेज होती है। कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट। और बात करेंगे f की, फोकल लेंथ की, कॉन्वेक्स लेंस में। देखो बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस में जैसे लाइट रेज इधर जा रही है, ठीक है, तो लाइट रेज जब ऐसे पैरेलल जाएंगी तो यहाँ पे आके मिलेंगी, तो आप यहाँ से मेजर करोगे ना इस डायरेक्शन में। अगर लाइट इधर जाएंगी, लाइट इधर जाएगी ना, तो क्या होगा, वो यहाँ पे जाके कन्वर्ट हो जाएंगी इस वाले पॉइंट पे, तो मेजर करोगे आप यहाँ पे, तो अभी भी लाइट की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, रे की डायरेक्शन में, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये तो पॉजिटिव लेना कॉन्वेक्स है इसमें। क्लियर यहाँ तक। और बच्चों m की जो वैल्यू होती है, लीनियर मैग्निफिकेशन, ये भी लिख लो आप इसी में। चलो मैं इसको अभी अगर अलग से समझाऊंगा मैग्निफिकेशन के बारे में, और मैं इतना बता रहा हूँ कॉन्वेक्स के केस में जो मैग्निफिकेशन आता है वो बच्चों ग्रेटर देन 1 भी होता है, और 1 भी होता है, और लेस देन 1 भी होता है, तीनों आते हैं। अब बात करेंगे वी की, इसमें कॉनकेव लेंस में। बच्चों अगर आपको याद हो, कॉनकेव जो लेंस होता है उसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, छोटी बनती है, और लेंस की किधर बनती है, लेफ्ट साइड में बनती है ना। तो बच्चों v की वैल्यू जो होती है कॉनकेव के केस में, किसमें, कॉनकेव के केस में हमेशा नेगेटिव आती है। क्या आती है, हमेशा नेगेटिव आती है। मतलब ये कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। कभी भी जो कॉनकेव लेंस होता है वो कभी भी बच्चों रियल इमेज नहीं बनाता। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। बच्चों जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी जो फोकस होती है, जैसे मैं आपको समझाऊं डायग्राम से, देखो एक मिनट इसको साफ कर रहा हूं। जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी फोकस जो होती है वो बच्चों यहाँ पर हम कैसे लेते हैं, जैसे ये f1 f2, बच्चों लाइट रेज ऐसे जा रही है पैरेलल, ठीक है, तो वो कहाँ से आती हुई लगती है, इधर से लगती है ऐसे। तो अब देखो लाइट रेज की डायरेक्शन ये है, आप इधर से मेजर कर रहे हो फोकस, है ना, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो f की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस। और m की वैल्यू बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा छोटी इमेज बनाता है, तो m की वैल्यू लेस देन 1 होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब m के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। देखिए अगर बच्चों m जो है 1 है, क्या है, m 1, तो बच्चों 1 का मतलब है वो सेम साइज की इमेज बना रहा है, और प्लस आ रहा है। अगर m की वैल्यू अगर प्लस है तो कैसी इमेज है, इमेज बन रही है वर्चुअल और इरेक्ट। कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट। m की वैल्यू अगर -1 होती तो सेम साइज की इमेज बनती, तो रियल इन्वर्टेड बनती, बिल्कुल उसी की तरह, मिरर की तरह। m अगर नेगेटिव तो रियल इन्वर्टेड है, अगर पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल इरेक्ट है। m की वैल्यू अगर 1/2 है, इसका मतलब आधी इमेज बन रही है हाफ साइज की, और कैसी बन रही है बच्चों, वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है। m की वैल्यू अगर -3 है, इसका मतलब 3 गुना बड़ी इमेज बना रहा है, और कैसी बना रहा है, रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं।
देखिए बच्चों न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं लेंस से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मतलब एक ऑब्जेक्ट है ना, उसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर की है और 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ उसकी है 10 सेंटीमीटर। एक तो रे डायग्राम ड्रॉ करना है और पोजीशन बतानी है, वी की वैल्यू बतानी है और साइज बताना है, मतलब H2 बताना है और नेचर ऑफ द इमेज। देखिए बच्चों सबसे पहले आपको गिवन है H1 ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बच्चों 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको गिवन है यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखी जा रही है, तो U की वैल्यू हमेशा आपको क्या लेनी है माइनस लेनी है, पॉजिटिव लेनी, पॉजिटिव नहीं लेनी है माइनस लेनी है, ठीक है। उसके बाद फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, देखिए कौन सा लेंस है बच्चों कन्वर्जिंग लेंस, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ लेंगे हम पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। तो ठीक है पहले हम पोजीशन निकाल लेते हैं, इसकी V निकाल लेते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है लेंस का, फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। f की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, f की वैल्यू है 10 रख देंगे यहाँ पे, v की वैल्यू फाइंड करनी है और u कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। बच्चों एक काम करेंगे, इसको यहाँ पे माइनस ले जाएंगे और पलट के लिख देंगे, मतलब 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम आएगा 50, 10 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 2 बार, तो 1/v, तो 1/v कितना आ गया 3/50, तो 1/v आ गया, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। तो बच्चों पोजीशन आ गई इसकी इमेज की। उसके बाद में क्या पूछा आपसे, पोजीशन निकाल दी। अब इसका नेचर साइज निकाल देते हैं। H2 अपॉन में H1 बराबर होता है लेंस में V अपॉन में U, है ना, वही उसी की तरह V M क्या होता था, M जो बताया था मैंने आपको V अपॉन U होता है, और M तो डेफिनेशन क्या होती है H2 अपॉन में H1, मतलब हाइट ऑफ रेशियो, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों H2 की वैल्यू फाइंड करनी है, H1 को मल्टीप्लाई कर दो, H1 V अपॉन में U। H1 कितना है बच्चों, H1 है हमारे पास है 5 और V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 50/3 और U की वैल्यू कितनी है, U की वैल्यू है 25 माइनस का, तो माइनस लगा लो यहाँ पर, तो 25 से काटेंगे 2 बार, है ना, कितना हो गया 2 5 10, 10/3। देखिए बच्चों H2 नेचर तो हम यहाँ से बता सकते हैं, H2 मतलब नेगेटिव आ रहा है, नीचे की साइड में बन रही इमेज, है ना, तो नेचर कैसा है उसका, नेचर रियल इन्वर्टेड, कैसा है रियल इन्वर्टेड। अब इसका रे डायग्राम बना लेते हैं, है ना, इस वाली इसका डायग्राम, रे डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक सबसे पहले कन्वर्जिंग लेंस बना लो, ऑप्टिकल सेंटर F1 F2, ठीक है, 2F1 2F2। बच्चों ऑब्जेक्ट जो रखी जा रही थी वो कहाँ पर रखी जा रही थी 25 सेंटीमीटर पर। देखिए यहाँ पे अभी जो हमने करा क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हम वैसे बना देंगे, आपको कंडीशन याद होनी चाहिए बस। देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट रखी जा रही है 25 पर, तो ये 10 ये भी 10, तो टोटल 20 हो गया। तो इसका मतलब कौन सा केस है बच्चों, ये 2F1 वाला, है ना, यानी कि सेकंड वाला केस है। ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखी, है ना, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, फोकस इमेज बनती है फोकस पर। अब थोड़ा सा हम पीछे रखते हैं ना, तो यहाँ पर इमेज बनती है इसके बीच में। जरूरी नहीं आप नाप के बनाओ, ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो फोकस से होके जाएगी, ये रूल है ना।
उसके बाद में एक सी से फाइंड कर पास करा देंगे। यहाँ पे मिल रही है, ये हो गया H2, ये हो गया हमारा H, ये हो गया इसका डायग्राम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। A concave lens of focal length 15 cm forms an image 10 cm from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the right diagram. देखिए कॉनकेव लेंस है, उसकी आपको फोकल लेंथ की मैंने 15 सेंटीमीटर और इमेज बनाता है वो 10 सेंटीमीटर की लेंस है। बच्चों ये v की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछ रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें और रे डायग्राम बना, u की वैल्यू फाइंड करिए, v की वैल्यू गिवन है। देखिए बच्चों कॉनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, कितनी गिवन है, -15 सेंटीमीटर। उसके बाद में बच्चों इमेज जो बना रहा है वो 10 सेंटीमीटर बना रहा है, v की वैल्यू। अब देखो बच्चों v की वैल्यू हमेशा माइनस लेनी है क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में इमेज बनती है, हमेशा माइनस लेते हैं। तो कॉनकेव लेंस में तो v की वैल्यू माइनस लेंगे। तो आपसे क्या पूछा है, u की वैल्यू, तो फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू ऊपर लिखेंगे, माइनस है ना, माइनस ऊपर लिख लिया करो, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। v की वैल्यू कितनी गिवन है, 10, ये भी माइनस लिखेंगे आप। अब बच्चों क्या करना है, 1/u को इधर लेके आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे, यानी कि ऐसे करेंगे 1/u इज इक्वल टू -1/10 और प्लस 1/15। एलसीएम कितना आएगा, 30, 3 बार काटेंगे इसको 2 बार, तो कितना माइनस का 1/30, तो 1/u, u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। तो बच्चों u की वैल्यू कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका रे डायग्राम बना लेते हैं ना। रे डायग्राम कैसे बनेगा, पहले बनाएंगे हम एक कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस बनाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर F1 और F2, इमेज तो इनके बीच में बननी है 2F1। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी जाएगी, सबसे पहले फोकल लेंथ देखो आप, फोकल लेंथ है 15, मतलब ये डिस्टेंस 15 है तो ये भी 15, टोटल 30 हो गई। ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, 10 सेंटीमीटर, हाँ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, 15 मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी जा रही है। तो इमेज तो बच्चों हर केस में यहाँ पे बनेगी, तो पैरेलल जाएगी लाइट रेस, रिफ्रैक्शन होने के बाद में कहाँ से जाएगी बच्चे, यहाँ से लाइट, देखिए लाइट रेस पैरेलल जा रही है ना, तो इट एपियर कमिंग फ्रॉम द फोकस, ऐसे डाइवर्स हो जाएगी, एक निकाल देंगे सी की डायरेक्शन में, वो सीधी चली जाए, तो कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पर, तो ये बन गई इमेज इसकी। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आया है, तीसरा क्वेश्चन। We wish to obtain an equal size inverted image of a candle flame on a screen kept at a distance of 4 meter from the candle flame। देखिए हमें क्या करना है, एक कैंडल जो फ्लेम होता है ना, मतलब जो मोमबत्ती होती है उसकी जो फ्लेम होता है उसकी आपको यानी कि सेम साइज की इमेज बनानी, इन्वर्टेड इमेज है ना, स्क्रीन पर बनानी है। और ये गिवन है कि जो कैंडल से जो फ्लेम है उसके डिस्टेंस है 4 मीटर। क्या फाइंड करना, नेम द टाइप ऑफ द लेंस शुड बी यूज, मतलब कौन सा लेंस यूज करना, और उसके बाद में व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इसको भी करेंगे। पहले देखिए लेंस समझो बच्चों, सेम साइज की इन्वर्टेड इमेज कौन सा लेंस बनाता है, कॉन्वेक्स। कॉनकेव तो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, तो यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस शुड बी यूज। सेकंड में क्या पूछा, व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की फोकल लेंथ क्या है, एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कैंडल फ्लेम द लेंस बी प्लेस, मतलब जो कैंडल फ्लेम होगा, जो स्क्रीन पे इमेज बन रही है उसकी, मतलब फ्लेम का मतलब है जो इमेज बन रही है अभी, उसकी लेंस की डिस्टेंस बतानी है ना, लेंस को कितने डिस्टेंस पर रखना फ्लेम से, और रे डायग्राम बनाना। देखो आप उसको समझो बच्चों जरा ध्यान से क्वेश्चन को। देखिए मैं आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूँ क्योंकि और क्लियर हो जाएगा आपको। ये कॉन्वेक्स लेंस लो, उसका ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F1 2F2।
ठीक है, देखिए सेम साइज की इमेज बनती है बच्चों जो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा जाता है 2f1 पर, है ना। तो ये कैंडल रखिए, ये लेंस है, तो लाइट रेज जा रही है ना रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ से जाएगी, उसके बाद में एक निकाल देंगे सी की डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पे जाके मीट कर लेंगे, सेम साइज की इमेज बन रही है। क्लियर बच्चों, आपको एक तो ये पूछ रहा था फोकल लेंथ, पूछ रहा था आपसे लेंस की, है ना, और ये पूछ रहा ये देखो ये तो हो गया फ्लेम जो स्क्रीन पे इमेज बन रही है, ये हो गया कैंडल। तो आपको जो 4 मीटर गिवन है ना वो बच्चों ये गिवन है 4 मीटर कैंडल से फ्लेम की डिस्टेंस, फ्लेम तो यहाँ पे बन रहा है ना स्क्रीन पर, मतलब इमेज वहां पे बन रही है 4 मीटर गिवन है। आपको समझ में आ रही है बात? आप फोकल लेंथ कैसे निकालोगे बच्चों, देखो 4 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का 2f है ना, तो 2f इसका आधा हो जाएगा 4 मीटर का, क्योंकि जितना ये इतना ही इतना, तो ये 4 मीटर का आधा कितना हो गया 4/2 बराबर, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव आएगी, तो रे डायग्राम बना दिया हमने। और उसके बाद में देखिए ये पूछ रहा था कि आपको जो सेकंड पार्ट में और पूछ रहा था एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम से लेंस कितने डिस्टेंस पर रखना चाहिए बच्चों। इसके देखो ये कैंडल फ्लेम, ये कैंडल है उसका फ्लेम, यहाँ पर एक इमेज बन रही है स्क्रीन पर, तो लेंस तो बीच में रखा जाता है ना, तो कहाँ पे रखना चाहिए आपको, बीच में, मतलब कितने डिस्टेंस पर रखना चाहिए, ये डिस्टेंस कितनी है, ये 2f है, तो इसका डबल कर दो यानी कि 200 सेंटीमीटर, भैया 2 मीटर पर रखना चाहिए। तो क्लियर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दैट मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए लेंस -1, मैग्निफिकेशन लेंस की -1 इफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज from the optical center of the lens is 25 सेंटीमीटर, मतलब इमेज की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। वेयर इज द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे, यू पूछ रहा है। फाइंड द नेचर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, मतलब नेचर बताना कौन सा लेंस है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, उसके बाद में फोकल लेंथ बतानी है। क्लियर, तो पहले यहाँ तक पार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको गिवन है एम की वैल्यू, एम की वैल्यू -1, ठीक है, तो -1 गिवन है और 1 है बच्चों, 1 का मतलब है सेम साइज की इमेज, -1 है रियल इन्वर्टेड इमेज, तो रियल इन्वर्टेड इमेज कौन बनाता है, वो बनाता है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो आप और v, आपको v की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 25, और बच्चों v की वैल्यू जब रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो v की वैल्यू क्या आएगी, प्लस की आएगी, क्योंकि राइट साइड में इमेज बनेगी। तो आपसे क्या पूछा, नेचर पूछ रहा है, तो नेचर क्या हो जाएगा लेंस का, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। उसके बाद में पूछा है आपसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, है ना, ऑब्जेक्ट यू पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि m बराबर आपको माइनस गिवन है, ये होता है v/u लेंस में -1, तो यहाँ पर v की वैल्यू है 25, u निकाल देंगे यहाँ से -1, तो u कितना आ गया -25 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ गया, यहाँ तक कर लिया। अब आगे पूछा है, पता है कौन सा वाला केस है, ये जो वाला केस है जो ऑब्जेक्ट को 2f पर रखते हैं, तो सेम साइज की इमेज बनती है और नीचे बनती है 2f पर ही बनती है दूसरी साइड। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस 15 सेंटीमीटर, लेकिन आपसे फोकल लेंथ और पूछिए, यहाँ पर फोकल लेंथ निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f v की वैल्यू कितनी की वन है, v की वैल्यू है 25, u की वैल्यू -1 2/25, तो कितना हो जाएगा 2/25, तो 1/f f इज इक्वल टू 25/2, कितना हो गया 12.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई 12.5। अब ये कह रहा अगर ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दें टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, वेयर वुड द इमेज फॉर्म, इमेज कहाँ पर बनेगी, रे डायग्राम बनाना। देखिए इसको डायग्राम को बनाते हैं, पहले हम कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। देखिए हमारा क्या बच्चे कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, दूसरा कलर ले लेते हैं,
F1 F2 टू F1 टू F2, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी थी तो इमेज यहाँ पे बन रही थी। और बच्चों एक इम्पोर्टेंट बात, फोकल लेंथ है 12.5 12.5, यानी कि 12.5 12.5 कितना हो गया 25। इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख लिया। अब उसको 15 सेंटीमीटर खिसकाना है, ठीक है, क्योंकि देखो 12.5 12.5 यहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट। अगर हम 15 सेंटीमीटर को डिस्प्लेस कर देंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगी इसके बीच में। और बच्चों आपको पता है जब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इसमें कॉन्वेक्स लेंस में, तो लाइट रेज आती है तो इमेज कहाँ बनती है, इधर ही साइड में बनती है, तो फोकस से जाएंगे यहाँ से। तो एक ऑप्टिकल सेंटर ये डाइवर्स हो रही है तो ये इधर नहीं मिलेंगी, इधर नहीं मिलेंगी, इधर एपेस टू बी मीट, इधर मिलती हुई लगेगी आपको। तो कैसे बनेगी, वर्चुअल इमेज। कैसे बनेगी, वर्चुअल इमेज। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। यू हैव टू लेंसेज ए एंड बी और फोकल लेंथ +10 -10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देखिए आपके पास दो लेंस है जिसकी आपको फोकल लेंथ +10 -10 है। स्टेट द नेचर एंड द पावर ऑफ ईच लेंस। एक तो हमें नेचर बताना है और पावर बताना है। नेचर का मतलब कौन सा लेंस है, वो कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। उसके बाद which of the two lenses will form virtual and magnified image of an object placed 8 सेंटीमीटर from the lens। मतलब कौन सा लेंस वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा जब ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा जाएगा। ड्रॉ ए रे डायग्राम। देखो बच्चों पहले हम यहाँ तक करते हैं। आपके पास बच्चों दो लेंसेज हैं, ए जिसकी फोकल लेंथ है प्लस की कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और जो दूसरा लेंस है बी उसकी फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। बच्चों पहले हमें बताना नेचर। देखो बच्चों प्लस की अगर फोकल लेंथ होती है तो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। अगर माइनस की होती है तो वो क्या होता है, कॉनकेव लेंस। कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। अब बच्चों नेचर हमने बता दिया, अब इसके हम पावर निकालते हैं। फर्स्ट की पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ को चेंज करो पहले मीटर में। पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ को चेंज करो पहले मीटर में, यानी कि F1 = 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, 0 से 0 कट गया तो 1/10 मीटर, ठीक है। अब इसकी फोकल लेंथ कितनी है, वो पावर कितनी आएगी इसकी, P होता है 1/F मीटर में। बच्चों जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 10 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा P1 = 10 डायोप्टर। बच्चों सेम टू सेम बिल्कुल इसके भी ऐसे आएगा, बस यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा तो P2 = -10 डायोप्टर। क्लियर यहाँ तक। अब कौन सा लेंस कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल के साथ बड़ी इमेज। देखो बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, कॉनकेव जो लेंस होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है लेकिन वो छोटी इमेज बनाता है, बड़ी नहीं बनाता। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बड़ी इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट से, छोटी भी बनाता है और सेम साइज की बनाता है, और 5 केस में रियल बनाता है, एक केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। तो बड़ी इमेज कौन बना सकता है बच्चों, बड़ी इमेज बनाएगा मैग्नीफाइड, और वर्चुअल वो बनाएगा कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स। ऐसे नाम लिख दो क्योंकि पहला ए और बी के नाम से दे रखा है ना। तो लेंस ए will form virtual and magnified image। अब इसका रे डायग्राम पूछ रहा है, पता है कौन सा केस है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच वाला। तो डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो पहले लेंस बनाने के लिए सबसे पहले ऐसा बनाया करो, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रिंसिपल एक्सिस खींच देते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका F1 हो गया, ये इसका 2F1 हो गया, F2 और 2F2। बच्चों फोकल लेंथ कितनी है इसकी 10, यहाँ से आते कि 10, ऑब्जेक्ट को 8 पर रख रहे हैं, इसका मतलब इसके बीच में रख रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख लो, ये ऑब्जेक्ट होगी,
पैरेलल पास करा दो, पैरेलल जा रही है लाइट रेस, तो कहाँ से हो जाएगी बच्चों? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। ठीक है, अब एक ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो। देखो ये दोनों जो है ना डाइवर्स हो रही है, ऐसे जा रही है, बट ये पीछे अपेयर्स टू बी मीट, पीछे बढ़ाने पर मिल सकती है। ये हो गया H2 हाइट ऑफ इमेज। तो बच्चों ये हो गया इसका डायग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A doctor has prescribed a corrective lens of power -1.5 diopter। मतलब एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया एक लेंस का जिसकी पावर -1.5 है, तो इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है लेंस की। इज द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। देखिए पावर बच्चों आपको दिया है यहाँ पर -1.5 डायोप्टर। ठीक है, क्या दिए? अब फोकल लेंथ निकाल लो पहले इसकी। क्या निकालो? फोकल लेंथ। तो हम जानते हैं कि P फोकल लेंथ क्या होती है, यानी कि P बराबर क्या होता है 1/f, और F बराबर क्या होता है 1/p। तो P की वैल्यू कितनी है 1.5, माइनस पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0। एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये मीटर में है, मीटर में है ना, इसमें है मीटर में, तो इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो 10/15 मीटर, 100 से मल्टीप्लाई, मीटर किस में चेंज होगा? सेंटीमीटर में। आप 5 से काट लो, 5 3 जा 5 2 जा, तो कितना हो जाएगा 200/3 सेंटीमीटर। डिवाइड कर लो, पॉइंट में आ जाएगा। क्लियर बच्चों? ये कैसा लेंस है? माइनस क्या कैसा होता है? माइनस फोकल लेंथ होती है, मतलब पावर की फोकल लेंथ होती है किसकी? कॉनकेव की। तो कॉनकेव होता है कैसा? डाइवर्जिंग लेंस। तो इट इज ए डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A lens has a focal length -10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पावर? पावर पूछ रहा है। व्हाट इज द नेचर? देखिए फोकल लेंथ आपको गिवन है -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ माइनस की होती है, नेचर कैसा होता है? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस हो गई है ना, कॉनकेव लेंस। और इसकी पावर बतानी है, तो पावर निकालने के लिए सबसे पहले आप चेंज करो इसको मीटर में। तो 100 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, कितना आ गया? माइनस का 1/10 मीटर। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/f, तो माइनस का मतलब ऐसा हो जाएगा ना 1/10, तो 10 ऊपर पहुंच गया, 10 डायोप्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो। देखिए एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5 डायोप्टर। एक कॉन्वेक्स लेंस से पावर कितनी है? 5 डायोप्टर। एक कॉनकेव लेंस है जिसकी पावर है 7.5। ये माइनस का होगा ना, क्योंकि कॉनकेव की पावर माइनस में होती है। आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट, दोनों को पास में रखा गया। व्हाट इज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन? दोनों को मिलाने पर पावर कितनी होगी? और फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, दोनों की फोकल लेंथ कितनी होगी? देखो बच्चों, पावर पहले लेंस की कितनी है? 5 डायोप्टर। ठीक है, दूसरे की कितनी है? -7.5, क्योंकि बच्चों कॉनकेव के माइनस में लेते हैं। तो पहले कॉम्बिनेशन की पावर निकाल लेते हैं फर्स्ट ए पार्ट। तो P = क्या होगा? P1 + P2। नंबर की तरह जोड़ना बिल्कुल। P1 कितना है? 5, ये कितना है? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा? -2.5 डायोप्टर। ये कॉम्बिनेशन की पावर आ गई। अब कॉम्बिनेशन की निकालते हैं फोकल लेंथ। तो बच्चों पहले जो पावर आपकी कितनी आई कॉम्बिनेशन की? 2.5 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ क्या होती है? 1/p। तो 1/ माइनस लगा लो यहाँ पर, 2.5 पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 5 2 जा 5 5 जा, तो ये आ गया हमारे पास में F = 2/5 मीटर में। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो सेंटीमीटर में, 5 2 जा कितना हो गया? और ये माइनस में चल रहा है ना, तो कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। न्यूमेरिकल हमने कर लिए इसके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।